गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का पुनः है इस वीडियो सेशन में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि पूर्व वीडियो में आपने देखा होगा, जब मिलेंगे वीडियो आपको तो आप देखेंगे कि एक मॉडल की सीरीज हम लेकर चल रहे हैं ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत। मॉडल वर्ब्स होती क्या हैं और कौन कौन सी ऐसी मॉडल वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, चाहे वो परीक्षा की दृष्टि से हो, चाहे कन्वर्सेशन की दृष्टि से हो, तो ऐसी कुछ मॉडल हेल्पिंग वर्ब को मैंने चूज किया था, इंसर्ट किया था 13। तो उसमें फर्स्ट वीडियो में मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के विषय में जानकारी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, ये क्या करती हैं, क्या शो करती हैं। तो ये मूड को शो करती हैं, किसके मूड को? सब्जेक्ट के मूड को। कर्ता का मूड क्या है, उसकी मनोदशा क्या है, उसके बारे में हमें ये सूचना देती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में 4 मॉडल हेल्पिंग वर्ब आपकी मतलब गई और दूसरे में भी 4 गई, तो 8 हो गई। आज 9वीं मॉडल हेल्पिंग वर्ब से लेकर के और जो लास्ट तक आपकी 13 तक हैं, वहाँ तक इस वीडियो में हम क्रिएट कर रहे हैं। मैं इसमें आपको दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और इस प्रकार से ये 3 वीडियोज़ में मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का जो छोटा सा टॉपिक हमने सेलेक्ट किया था, आपके लाभ के लिए, आपकी उपयोगिता के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, वो यहाँ पर समाप्त होगा। फिर अगला टॉपिक फिर चूज करेंगे। तो चलिए, 9वां नंबर आपका है विल। तो ये तो आप जानते हैं कि शैल, विल, ये सब ये तो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर एज ए जब मॉडल हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करेंगे तो उसका क्या सेंस निकलता है, किस अर्थ में वो प्रयोग होती हैं, इनका प्रयोग हम यहाँ पर देखेंगे। वैसे तो अगर यूजुअली देखें, प्रायः, यूजुअली नहीं, प्रायः, अक्सर, ऑफन, हम जानते हैं कि शैल जो आपकी वर्ब है फ्यूचर टेंस के लिए, वो आई और वी के लिए प्रयोग होता है। अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल, ग्रामेटिकल रूल के आधार पर शैल का प्रयोग आई और वी के लिए होता है, और अदर जितने भी सब्जेक्ट आपके आते हैं उन सब के लिए विल का प्रयोग होता है। एज मैं विद्यालय जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाएगा, तो ही विल गो टू स्कूल। ठीक, ये जानकारी हमको है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। विल का प्रयोग मतलब वही है, गागेगी, है ना। जनरल इंस्ट्रक्शंस मतलब एक सामान्य निर्देश जब दिए जाते हैं तो उस रेफरेंस में भी किसका? विल का प्रयोग होता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में मतलब सामान्य जब कोई निर्देश दिए जाते हैं किसी ऑफिस के द्वारा अपने कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज को, है ना। विद्यालय में अगर देखा जाए तो विद्यालय में प्रिंसिपल अपने अधीनस्थ टीचर्स को जनरल इंस्ट्रक्शन देता है, और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी कुछ निर्देश होते हैं जो टीचर्स के द्वारा या प्रिंसिपल के द्वारा दिए जाते हैं। तो उन स्थितियों में विल का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब, मतलब क्लब का एक जो प्रभारी है, जो इंचार्ज व्यक्ति है ना, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस क्लब को लगातार आगे बढ़ाने की। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब मतलब इस क्लब के, इस संगठन के सभी सदस्य विल अटेंड द मीटिंग, मतलब जो मीटिंग होगी, जो सभा हो रही है ना, मीटिंग, उसको अवश्य अटेंड करेंगे। अटेंड करें मतलब उपस्थित रहेंगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब विल अटेंड द मीटिंग, सबको, क्लब के जितने भी सदस्य हैं सबको मीटिंग अटेंड करना अनिवार्य है। मतलब ऐसी एक सामान्य सूचना जो एक दी जाती है अपने एम्प्लॉयज को, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, कि भाई ये मीटिंग इतने बजे रखी गई है, अमुक अमुक जगह रखी गई है, आप वहाँ पर सभी इस मीटिंग में रहेंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब विल अटेंड द मीटिंग। दूसरा देखिए सेंटेंस, द स्टूडेंट्स विल अटेंड द क्लास, मतलब सभी विद्यार्थी अपने कक्षाओं को अटेंड करेंगे, उपस्थित रहेंगे। इन केस देयर इनकम्प्लीट कोर्स, क्योंकि उनका जो कोर्स है, उनका पाठ्यक्रम है वो इनकम्प्लीट है, मतलब क्या? अपूर्ण है,
उसको पूरा नहीं किया गया है, पूरा नहीं हो पाया है किसी कारणवश, इसलिए वो अपने अपूर्ण कोर्स को पूर्ण करने के लिए कक्षाओं में निश्चित रूप से उपलब्ध रहेंगे। द स्टूडेंट्स, एक सामान्य सूचना है, द स्टूडेंट्स विल अटेंड द क्लास इन केस देयर इनकम्प्लीट कोर्स। उनके अपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए, क्योंकि अपूर्ण जो पाठ्यक्रम विषयों के थे वो पूर्ण किए जाएंगे, इसलिए कक्षाओं में उपस्थित रहेंगे। ऐसी जनरल इंस्ट्रक्शंस में विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में बात आ गई। अब चलते हैं आगे। इसका दूसरा एक रेफरेंस है विल का, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन। एक विनम्र निवेदन जब किया जाता है तो उस समय भी विल का प्रयोग होता है। जैसे विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, कृपया क्या आप मेरी मदद करेंगे। विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। किसी प्रॉब्लम में हूँ मैं, कोई समस्या मेरे सामने आन पड़ी है, तो मैं अपने सामने वाले को, अपना फ्रेंड कहिए या जो भी नियर्स डियर्स हैं, उनसे मैंने आग्रह किया विनम्रतापूर्वक, विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप कृपया, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तो ये दो रेफरेंसेज बच्चों यहाँ पर हैं विल के। बहुत ज़्यादा बड़ा इसका कोई क्या एरिया नहीं है ना, विल का और शैल का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक वर्ब जरूर थोड़ी सी आपको मिलेगी, लेकिन वो भी ना के बराबर है। फिर भी है तो सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रही है। शैल विल का प्रयोग ये भी आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो पढ़ना तो जरूरी है आपका। तो विल के विषय में मैंने दो आपको बताए नियम। एक जनरल इंस्ट्रक्शंस जब होता है, माने ऑफिस के, कार्यालय के, क्लब के सभी सदस्य इतने बजे मीटिंग रखी गई है तो उसमें अवश्य उपस्थित रहेंगे। द स्टूडेंट्स विल अटेंड द क्लास इन केस देयर इनकम्प्लीट कोर्स। पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के लिए सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी क्लास में उपस्थित होंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी विल का प्रयोग हम करते हैं, विल यू प्लीज हेल्प मी, कृपया क्या आप मेरी मदद करेंगे। ऐसी इन दोनों स्थितियों में विल का प्रयोग होता है। चलिए देर न करके 10वें नंबर में पहुंच गए हम, शैल। शैल का प्रयोग देखिए, पहला है फर्स्ट पर्सन के साथ डिटर्मिनेशन के लिए। अब देखिए, तो हम तो ये जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन के दो आपके सब्जेक्ट हैं आई और बी, इनके लिए शैल का प्रयोग होता है। ये तो हम एक्टिव वॉइस के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये बात दी गई कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग हम तभी करते हैं जब डिटर्मिनेशन की बात हो। अब डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, निश्चयात्मकता। डिटर्मिनर्स आप पढ़ चुके हैं, उसी का ये भाग है। डिटर्मिनर से डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनर्स, ये सब आपके शब्द बनते हैं। तो डिटर्मिनेशन मतलब निश्चयात्मकता के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, उदाहरण से आपको पता चल जाएगा। वी शैल फाइट मतलब हम लड़ेंगे, एंड वी शैल विन और हम जीतेंगे। वी शैल फाइट हम लड़ेंगे और जीतेंगे। युद्ध की बात है कि युद्ध में हम अवश्य लड़ेंगे और विजय भी प्राप्त करेंगे। तो ऐसी जब डिटर्मिनेशन अपने आप मतलब शो होती है, पता चलता है, तो उस समय शैल का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें ऑफर के समय, ऑफर जब कोई किया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई सजेशन सुझाव दिया जा रहा है, तो इन तीनों के लिए भी क्या शैल का प्रयोग अपेक्षित है, शैल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्य देखिए, शैल वी गो फॉर सिनेमा टुनाइट, क्या हम आज रात में सिनेमा जा सकते हैं। शैल वी गो फॉर सिनेमा टुनाइट, क्या हम आज रात को सिनेमा जा सकते हैं। निवेदन है ना। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल सकता हूँ। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोलूंगा, ऐसा नहीं है, इसका ध्यान रखेंगे। शैल वी गो फॉर सिनेमा टुनाइट, क्या हम आज रात सिनेमा जा सकते हैं। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल सकता हूँ। तो इसमें देख लीजिए, ऑफर कोई किया जा रहा हो, है ना, रिक्वेस्ट की जा रही हो और सजेशन दिया जा रहा हो, सुझाव दिया जा रहा हो। इन तीनों सिचुएशंस में हम किसका, शैल नामक मॉडल हेल्पिंग वर्ब का, या यूँ कहिए कि शैल जो आपकी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, इसका मॉडल के रूप में उपयोग करते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये तो पहले मैंने बात बताई विल की, और इसके बाद मैंने शैल की बात बताई। अब इसमें कुछ अतिरिक्त मतलब अदर भी इसमें कुछ आपका यूज है। आप हम जानते हैं कि आई और बी के साथ, लेकिन यहाँ पर देखिए
आई और बी के साथ वैसे हम जानते हैं कि शैल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर आई और बी के साथ विल का प्रयोग होगा और अदर के साथ शैल का, मतलब अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा। जहां पर हम आई और बी के साथ शैल का प्रयोग करते थे, अब हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। और अदर के साथ हम विल करते थे तो वहां पर शैल का प्रयोग करेंगे। किन केसों में? देखिए, प्रॉमिस के माने केस में, है ना, जब कोई प्रॉमिस की जाती है, वचन दिया जाता है, थ्रीट धमकी के उसमें, और कमांड माने आदेश के संबंध में। प्रॉमिस, ठीक, ये थ्रेट और कमांड, इन तीनों सिचुएशन में अगर कमांड की बात होगी, प्रॉमिस की बात होगी, थ्रेट की बात होगी, इन तीनों परिस्थितियों में हम आई और बी की जगह विल का प्रयोग करेंगे और अदर की जगह शैल का प्रयोग करेंगे। वाक्य देख लीजिए, आई विल सर्टेनली अटेंड द मीटिंग। मतलब अब देखिए, सामान्य बात क्या थी कि आई शैल अटेंड द मीटिंग। अब देखिए, एक और दूसरा वाक्य मैं बता देता हूं आपको, है ना। जब निश्चयात्मकता का बोध होता है तो हम अपोजिट कर देते हैं, शैल और विल की जगह, शैल की जगह विल का और विल की जगह शैल का। जैसे मैं एक सामान्य रूप से कहूं, मैं मुंबई जाऊंगा तो आई शैल गो टू मुंबई, है ना। ये एक्टिव वॉइस की बात बता रहा हूं मैं आपको, है ना। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं मुंबई जाऊंगा तो आई शैल गो टू स्कूल, लेकिन ऐसा मैं यदि कह दूं कि मैं आज शाम को मुंबई जाऊंगा तो यहां पर बात बदल गई, आपकी डिटरमिनेशन आ गया, निश्चयात्मकता आ गई, है ना। निश्चयात्मकता आ गई कि अब वो ऐसा नहीं है मैं मुंबई जाऊंगा, अब जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कब जाऊंगा, ये तो समय के गर्त में है, कोई निश्चित नहीं है। लेकिन जब मैंने ये कहा कि मैं आज शाम को मुंबई जाऊंगा तो इसमें निश्चय तो झलका कि नहीं झलका। मैं आज शाम को मुंबई जाऊंगा मतलब निश्चय हो गया, डिटरमिनेशन की स्थिति आ गई। तो फिर हम क्या बोलेंगे? आई विल गो टू, आई के साथ किसका शैल का होता है, लेकिन हम विल का प्रयोग करेंगे डिटरमिनेशन में। तो आई विल गो टू मुंबई टुडे इवनिंग, आई विल गो टू मुंबई टुडे इवनिंग, मैं आज शाम को मुंबई जाऊंगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रायः नियम यह है कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और अदर के साथ विल का करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेशन के समय में, केस प्रॉमिस के विषय में, थ्रेट के विषय में, कमांड के विषय में अगर इस प्रकार की स्थिति कोई आती है तो हम अपोजिट में उसका प्रयोग कर देते हैं। आई विल सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, आई विल सर्टेनली अटेंड द मीटिंग, मतलब मीटिंग को मैं अवश्य अटेंड करूंगा, मीटिंग में अवश्य उपस्थित रहूंगा। आई विल अरेस्ट यू, आई विल अरेस्ट यू, है ना। आई शैल अरेस्ट यू नहीं, तो उसमें तो फिर क्या करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन इसमें तो करूंगा ही, मैं तुमको निश्चित रूप से गिरफ्तार करूंगा। आई विल अरेस्ट यू, मैं तुमको निश्चित रूप से गिरफ्तार करूंगा। तो ये तो बात हुई आपकी कुछ अदर मामले में, इससे हट करके उल्टा कहिए उसको, शैल और विल की बात यहाँ पर आ गई आपकी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, इसी के कुछ और वाक्य हैं, उनको देख लीजिए। दो वाक्य तो हुए ना, अब शैल वाले वाक्य देख लीजिए। यू शैल बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित किया जाएगा, इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स, यदि तुम नियमों का पालन नहीं करते। देखिए शैल का प्रयोग, यहां पर तो मैंने क्या विल की बात बताई, अब शैल का प्रयोग देख लीजिए। स्क्रीन में आपके पूरा वाक्य दिख रहा होगा। यू शैल बी पनिश्ड, तुम दंडित किए जाओगे, इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स, यदि तुम नियमों का पालन नहीं करते। दूसरा देखिए, ही शैल नॉट अटेंड द क्लास, वो कक्षा क्या अटेंड नहीं करेगा, विदाउट कंप्लीटिंग होमवर्क, जब तक उसका होमवर्क या गृह कार्य कंप्लीट नहीं होगा। मतलब गृह कार्य कंप्लीट न होने की स्थिति में वह कक्षा में उपस्थित नहीं होगा। ही शैल नॉट अटेंड द क्लास, वो कक्षा को अटेंड नहीं कर सकेगा, विदाउट कंप्लीटिंग द वर्क, मतलब जब तक वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करेगा। तो वैसे तो हम जानते हैं कि यू के साथ विल का प्रयोग होता है, ही के साथ भी विल का प्रयोग होता है, लेकिन प्रॉमिस, है ना, और क्या बताया गया, थ्रेट और कमांड, निर्देश, इन चारों स्थितियों में उल्टा हो जाता है। शैल की जगह विल का और विल की जगह शैल का प्रयोग करते हैं। तो दो विल के प्रयोग मैंने बताए, और यहाँ पर मैंने बताया शैल का कि यू शैल बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित किया जाएगा, तुम दंडित किए जाओगे, इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स, यदि तुम नियमों का पालन नहीं करते। ही शैल नॉट अटेंड द क्लास विदाउट कंप्लीटिंग द होमवर्क, जब तक उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होगा वो कक्षा अटेंड नहीं करेगा। अब चलते हैं हम 11 नंबर यूज टू, बहुत महत्वपूर्ण मॉडल हेल्पिंग वर्ब है आपकी। यूज टू का प्रयोग अलग से वीडियो आपको गया हुआ है, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। माने भूतकाल की, पास्ट में
कोई हमारी आदत थी, है ना, जब हम ऐसा थे तो ऐसा करते थे, लेकिन आज वर्तमान में वो नहीं है, उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए क्या है, पास्ट हैबिट, ये देखिए वही आ गई, पास्ट एक्शन जो अब नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सुंदर उदाहरण, आवर ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल अस बेड टाइम स्टोरीज इन चाइल्डहुड। हमारे बचपन में हमारी जो दादी माँ हैं वो हमें सोते समय कहानियाँ सुनाया करती थीं। आवर ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल अस, मतलब हमारी जो ग्रैंड मदर है हमें सोते समय हमारे बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी। अब नहीं है, पहले जब हम बचपन में थे, जब हम चाइल्ड थे, बच्चे थे, तो उस समय हमारी दादी माँ हमको बिस्तर में जब हम सोने जाया करते थे उस समय हमको कहानियाँ सुनाती थी और हम कहानी सुनते सुनते ही सो जाते थे। तो आवर ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल अस, मतलब हमारी दादी माँ जो है पास्ट टाइम में, हमारे क्या बीते हुए समय में, जब हम चाइल्ड थे, बच्चे थे, उस समय हमको कहानियाँ सुना करके सुलाया करती थी। ये तो हो गई पास्ट हैबिट के विषय में। अब दूसरा है पास्ट स्टेट के लिए। अब पास्ट स्टेट मैं पीछे आपको कई बार बता चुका हूँ। स्टेट का मतलब होता है सिचुएशन, स्थिति, है ना। तो इसमें किन किन के साथ बी माने होना, हैव, इसके बाद लिव, लाइक, बिलीव और हेट। बी माने होना, हैव माने पास में रखना, लिव माने रहना, लाइक मीन पसंद करना, बिलीव माने विश्वास करना और हेट माने घृणा करना। इनके साथ में पास्ट की स्टेट की स्थिति के लिए ये अगर कुछ इनके साथ बात आती है तो हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई यूज्ड टू बी अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल। आई यूज्ड टू बी अ टीचर इन प्राइमरी स्कूल, मतलब मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करता था। मैं प्राइमरी स्कूल में टीचर हुआ करता था, शिक्षक हुआ करता था। ही यूज्ड टू लाइक बाय एवरीवन, मतलब उसको सभी के द्वारा पसंद किया जाता था। अब नहीं, पहले की बात है, पास्ट की बात है आपकी ये। तो आप देख लीजिए यहाँ पर बी के साथ ही यूज्ड टू बी अ टीचर, वो एक प्राइमरी में शिक्षक हुआ, मैं प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हुआ करता था। बी के साथ यूज्ड टू का प्रयोग। ही यूज्ड टू लाइक के अर्थ में भी मैंने यूज्ड टू का प्रयोग। तो ही यूज्ड टू लाइक बाय एवरीवन, मतलब उसे सबके द्वारा पसंद किया जाता था। इसके बाद 12 नंबर में हम आते हैं नीड माने वैसे होता है आवश्यकता होना, और नीड के फॉर्म भी होते हैं नीड, नीडेड, है ना। तो नीड नामक जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों में। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो भी और नकारात्मक वाक्य है तो भी हम नीड का प्रयोग करते हैं। और ये नीड और डेयर जो होती हैं बच्चों, इनको सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। अब सेमी का मतलब आप जानते होंगे, सेमी जानते हैं, सेमी खाने वाली सेमी नहीं, सब्जी वाली, कि बाजार से जो सेमी लाते हैं उसको सेमी बोलते हैं। अरे सेमी माने अर्ध, सेमी सर्कल। गणित आपने पढ़ी है, गणित आप पढ़ते होंगे, सर्कल और सेमी सर्कल, समझ रहे हैं ना। सर्कल क्या होता है, वृत्त बोलते हैं, और सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त होता है। सेमी सर्कल अर्धवृत्त, मतलब सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये आपने प्रमेय पढ़ी होगी, अब गणित यहाँ नहीं बताऊंगा मैं, समझ रहे हैं ना। सेमी का मतलब अर्ध। सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब मतलब अर्ध मॉडल हेल्पिंग वर्ब के नाम से ये जानी जाती हैं दोनों की दोनों, नीड और डेयर। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना और डेयर का मतलब होता है साहस करना। डेयर माने साहस करना। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई छोटा है, हमसे कोई छोटा है, और उसने कुछ ऐसा बोल दिया कि हमको बहुत बुरा फील हुआ, है ना, और मैंने कह दिया हाउ डेयर यू, मतलब इतना तुम साहस तुमने कैसे कर लिया मेरे सामने इस प्रकार बोलने का, हाउ डेयर यू, कितना तुमने हिम्मत कर ली, कितना तुमने साहस कर लिया कि मेरे सामने इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं आप। तो डेयर माने साहस करना। नीड यानी आवश्यकता होना, नीड, नीडेड, इसका उपयोग हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही अर्थों में करते हैं। ये सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप से जानी जाती हैं। इनके प्रयोग में आप देख लीजिए। अब एक वाक्य मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, आई नीड योर हेल्प। आई नीड और आगे मैंने लगाया है क्रॉस का निशान। इसका मतलब क्या होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक हमारा चल रहा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब का, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का,
हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो ये आई नीड योर हेल्प, ये तो एक्टिव वॉइस की बात है, टेंसेज की बात है। तो मतलब यहां पर जो नीड का प्रयोग हुआ है बच्चों, वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कट कर दिया है। आई नीड योर हेल्प मतलब मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। आई की जगह अगर ही कर देंगे तो ही नीड्स हो जाएगा। यदि आप आई की जगह ही कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू सिंपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर, अगर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का कर्ता हो जाएगा तो क्रिया में एस जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस की बात है। सामान्य जो हम बनाते हैं, क्या ट्रांसलेशन बनाते हैं, टेंसेज पढ़ते हैं, उसकी बात है। तो आई नीड योर हेल्प, ये वाक्य गलत नहीं है आपका, लेकिन यहाँ पर जो क्रॉस मैंने किया है वो मात्र इसलिए किया है कि ये मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ये बात आप समझ लीजिए। आई नीड योर हेल्प ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस किया। नीचे देखिए, नीड सी वॉश क्लॉथ्स मतलब उसको कपड़े धोने की आवश्यकता है। क्या उसको कपड़ा धोने की आवश्यकता है? कपड़े धोने की आवश्यकता है। नीड शुरू में लग गया आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ में लेकर के हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण करते हैं, ठीक है। कैसे भाई? राम गोज टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल। आपने डज को शुरू में उठा लिया तो शुरू में जब हेल्पिंग वर्ब को ले जाएंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं बन जाएगा आपका। तो वही है, मतलब अगर इसको मैं कहूं नीड सी वॉश क्लॉथ्स, ठीक है, इसको यदि जनरल अगर हम बनाएं तो सी नीड्स हो जाएगा। सी नीड्स वॉश क्लॉथ्स। नेगेटिव बनाना है तो सी डजंट नीड वॉश क्लॉथ्स। लेकिन यहां पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रश्नवाचक वाक्य बनाया गया है। नीड सी वॉश क्लॉथ्स, क्या उसे कपड़े धोने की आवश्यकता है? दूसरा देखिए, एज इट्स संडे, क्योंकि ये संडे है, रविवार का दिन है। यू नीडेंट गो टू स्कूल, तुम्हें विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। एज इट्स संडे, चूंकि आज संडे है ना, रविवार का दिन है। यू नीडेंट, नीड नॉट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नीडेंट। यू नीडेंट गो टू स्कूल, तुम्हें विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। अब अंतिम आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपकी है डेयर। डेयर का मतलब मैंने बताया आपको, हिम्मत करना, साहस करना। इसका भी उपयोग बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंस में होता है। जैसे पहला देखिए, डेयर यू टेल इट टू योर फादर, क्या तुम इस बात को, कोई भी बात है, क्या तुम इस बात को अपने पिताजी को बताने की हिम्मत कर सकते हो? डेयर यू टेल इट टू योर फादर, क्या तुम इस बात को अपने पिताजी को बताने की हिम्मत कर सकते हो, साहस कर सकते हो? ही डेरेंट आस्क हर नेम, मतलब वह उससे, किसी लड़की से, किसी महिला से, ही डेरेंट आस्क हर नेम, वह उससे उसका नाम पूछने की, उसे क्या, उससे, किसी लड़की से उसका नाम पूछने की हिम्मत कर सकता है क्या? पूछ सकता है क्या? ही डेरेंट आस्क हर नेम, वो नाम उसका उससे पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये डेयर का प्रयोग हो गया आपका, और ऊपर नीड का प्रयोग हो गया। मैंने पहले बताया था कि नीड और डेयर ये तो बहुत संक्षेप में आपको समझ में बात आ जाएगी। दोनों का जो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानी जाती हैं, नीड और डेयर, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों ही सेंसों में इनका उपयोग होता है, नीड का हो और चाहे डेयर का। एक वाक्य जो मैंने आपको लिखा था, आई नीड योर हेल्प, ये तो सामान्य आपका वाक्य है, जनरल सेंटेंस है आपका, जो कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में रॉन्ग है, इसलिए मैंने क्रॉस का चिन्ह लगाया हुआ है। और बाकी नीड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डेयर का भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो इस प्रकार से बच्चों जो 13 मैंने मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आपके उपयोग के लिए सेलेक्ट की थी, यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से उनका समापन हुआ। अब आपसे आग्रह ये है कि जब भी आपको वीडियो मिले, या जो लगातार वीडियो हम आपके लिए सेंड कर रहे हैं आपके किसमें, क्लासरूम में, है ना, गूगल क्लास में, तो उन वीडियोस को आपको, यदि आपको कुछ सीखना है तो आपको क्या कंपल्सन है,
कंपल्सन है, मतलब क्या, अनिवार्यता है आपकी कि उन वीडियोस को आप देखें और देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं और इसको लिखित दस्तावेज के रूप में, क्योंकि ये चीज़ें हवाई नहीं रहने वाली, ये हमारे पास ज्ञान उतना देर तक नहीं टिकने वाला है। यदि लगातार यूज नहीं किया गया और लिखित दस्तावेज नहीं बनाया गया तो इसकी मैं गारंटी लेता हूं मैं, है ना, कि आपके या मेरे किसी के भी, मैं अपने लिए भी कहता हूं, यदि इन चीज़ों का उपयोग मैं न करूं तो मुझको भी डाउट्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, है ना। इसलिए लगातार अध्ययन बहुत जरूरी है। कंटिन्यू हम अध्ययन करते रहें, लिखित दस्तावेज के रूप में हमारे पास अवेलेबल रहे, ये जरूरी बात है। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने विल, शैल, यूज टू, नीड और डेयर, इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं उस संबंध में मैंने आपसे चर्चा की। और इस प्रकार से ये मॉडल का जो छोटा सा टॉपिक आपका था, 13 मॉडल जो यूज में आते हैं उनके विषय में मैंने आपको भरपूर सेपरेट वीडियोस के माध्यम से बताने का, समझाने का प्रयास किया है। यदि आप इनको देखेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत